यूपी में विस्तार तो देश में 400 पार। सामने 24 का रण, इसीलिए जाति समीकरण। जो सीटें बीजेपी हारी थी उसी दिन तय हो गया कि वो हम जीत जाएंगे। योगी के नए सिपाही खेलेंगे जीत की पारी। ऐसा काम होने जा रहा है जो मतलब कभी नहीं हुआ। 80 में 80 का फॉर्मूला बीजेपी ने खोज लिया। 24 के चुनाव में 400 पार के नारे के साथ उतरी बीजेपी का टारगेट है यूपी और बिहार। यूपी में 80 की 80 सीटें जीतनी है, तो क्या इसका एकमात्र जो तरीका है वो है विस्तार। आखिर योगी कैबिनेट के विस्तार में ऐसा कौन सा समीकरण साधने की कोशिश है जिससे यूपी के 15 करोड़ लोगों का जो मूड है वो बीजेपी पर आकर टिक जाएगा। किन चेहरों पर दाव खेला जाएगा, किन के भरोसे यूपी में इतिहास रचा जाएगा। 2024 चुनाव के लिहाज से जाति का गणित किसके लिए फिट बैठता है, इस पूरी प्लानिंग पर बात होगी। और बात करने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, जो इस वक्त हमें बताएंगे अपडेट क्या है। देखिए, दिल्ली से नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर एक जानकारी के साथ, और दूसरी तरफ आप संजय त्रिपाठी को भी देख रहे हैं लखनऊ से। एक एक अपडेट हमें बताने के लिए हमारे साथ दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं। इनका रुख मैं करूंगी दोनों का, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आज की बड़ी खबर है क्या। तो बड़ी खबर इस वक्त की सबसे पहले आपको बताते हुए 24 के लिए बीजेपी की तैयारी बड़ी है, और तैयारी क्या है ये भी आपको बताएंगे विस्तार से। शाम 5 बजे योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। 4 नए मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। बीजेपी से 2 विधायक बन सकते हैं मंत्री। एसबी, एसपी, आरएलडी से एक एक मंत्री बनाया जाना संभव है। तो शाम 5 बजे तक का इंतजार, जिसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार। और 80 में 80 का जो ये टारगेट है, जो 400 प्लस का नारा है, वो कैसे यूपी के जरिए साधा जाएगा वो इस फॉर्मूले से समझा जा सकता है। तो 5 बजे का समय है, इस पर नजर हमारी बनी हुई है लगातार। लेकिन 24 की लड़ाई, यूपी कैबिनेट के नए सिपाही, कुछ जरूरी बातें आपको यहां पर बताते हैं जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। दारा सिंह चौहान बीजेपी ओबीसी चेहरा है, ब्राह्मण सुनील शर्मा जो हैं वो यहां पर ब्राह्मण चेहरा है। तो एक ओबीसी एक ब्राह्मण, ये 2 चेहरे महत्वपूर्ण। दूसरी तरफ ओपी राजभर एसबी एसपी से ओबीसी चेहरा, और अनिल कुमार आरएलडी से जो दलित चेहरा है। ये पूरा सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि ये वो चेहरे हो सकते हैं जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। अब इसके पीछे की खबर और क्या मिल रही है, सीधा जल्दी से रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ हैं। संजय, 80 में 80 और जो 400 प्लस का आंकड़ा पार करने की बात कह रही है, उसका रास्ता यूपी से ही होकर जाएगा, और शायद इसीलिए इस विस्तार को देखा जा रहा है। केंद्र की सत्ता का रास्ता सीरीन हमेशा यूपी से ही होकर गुजरा है। आपने देखा है कि यूपी ने कई प्रधानमंत्री दिए हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव जीत कर गए हैं, और इस बार फिर वाराणसी से ही लोकसभा चुनाव में मैदान पर है। तो आप समझिए पूरा जो गणित है, पूरी जो तैयारी है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो 80 का लक्ष्य है उसको पाने की है। 4 मंत्री बनाए जा रहे हैं, 2 पिछड़ी जात के हैं, एक ब्राह्मण है और एक दलित है। ये सारा समीकरण, अगर इसका जाति समीकरण आप सीरीन समझें तो लगभग 75% जो आबादी है वो इसी कास्ट के इर्द गिर्द है। और इन चारों को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। थोड़ी देर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुँचेंगी। मैं अपने कैमरामैन प्रेम सिंह सिंह को तस्वीरें भी दिखाते रहे। राजभवन में आप देख सकते हैं इस वक्त पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर यहाँ पहुँचे हुए हैं, और कई जो 4 मंत्री बने हैं उनके कई मिलने वाले जान पहचान के लोग, समर्थकों को यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। उनके नाम मिला करके उन्हें भीतर जाने दिया जा रहा है। तैयारियां कुछ इस तरह की है, लेकिन इसके पीछे की जो तैयारी है वो सीधा जाति समीकरण साधने को है। इन 4 मंत्रियों को बना करके उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश की गई है। इंपॉर्टेंट मैसेज देना है, और इसीलिए ये समीकरण जो है वो बिठाया जा रहा है। आप इस पर नजर रखिएगा। संजय, मैं फिर से आपके पास आऊंगी, नीरज का भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, योगी कैबिनेट में बीजेपी की ओर से जिन 2 चेहरों को शामिल किया जा सकता है, जरा उनका इतिहास समझ लीजिए, और यूपी में उनका असर क्या हो सकता है इसकी भी बात हम कर लेते हैं। क्योंकि 400 पार कैसे मुमकिन होगा। दारा सिंह चौहान, आखिर क्यों जरूरी है दारा सिंह चौहान, इस चेहरे पर क्यों आखिर मोहर लगाना चाहती है? पिछड़े समाज में मजबूत पकड़ है। 2022 में एसपी प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने जीत हासिल की थी। सितंबर 2023 में ये घोसी उपचुनाव हार गए थे। मऊ और आजमगढ़ में पैठ इनकी अच्छी खासी है। जुलाई 2023 में बीजेपी में इनकी वापसी हुई। तो दारा सिंह चौहान, ये उनका पूरा अपने राजनीतिक जो सफर रहा वो समझ लिया, और ये क्यों उत्तर प्रदेश में जरूरी हो जाते हैं।
अब देखिए, अब दूसरी बात क्या हो जाती है, 24 की डगर, इसीलिए ब्राह्मणों पर नजर है, सब कुछ साधने की पूरी कोशिश है। ब्राह्मणों पर नजर क्यों? सुनील शर्मा ब्राह्मण नेता है, साहिबाबाद से विधायक हैं, 2022 में तीसरी बार ये विधायक बने थे। इसके अलावा इंडिया बुक में इनका रिकॉर्ड दर्ज है, क्योंकि 2022 में इन्होंने 2.14 लाख वोट के अंतर से जीत हासिल की थी। यूपी में ब्राह्मण 10 से 12% का यह आंकड़ा है, जिसे किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं है। लोकसभा में असर क्या होगा? 10+ सीटों पर इसका सीधा सीधा असर होगा, इसीलिए ये चेहरा सुनील शर्मा जरूरी हो जाता है। अब नीरज का रुख करते हैं। नीरज, ये जो पूरा गणित है जिसका जिक्र यहां संजय भी कर रहे थे, क्या लग रहा है आपको कि यही समीकरण साधने के लिए आज इस विस्तार को देखा जाए, कैबिनेट का ये विस्तार? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है और इसमें जातिगत समीकरण साधना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और भाजपा हमेशा से करती रही। सोशल इंजीनियरिंग में भाजपा का कोई सानी नहीं है। अब आप देखिए, दारा सिंह चौहान को हारने के बावजूद MLC बनाया गया और अब मंत्री बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? आप चलिए, जौनपुर, आजमगढ़, घोसी, मऊ से लेकर एक ये पूरी बेल्ट है जहाँ पर चौहान और नोनी समाज के एक बड़ी संख्या है, जो लोकसभा चुनाव जिता तो नहीं सकती, लेकिन लोकसभा चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यानी कि जिस सीट पर आप 10,000, 20,000 या 50,000 से हार जीत का अंतर रहा हो, वहाँ 50,000 वोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको जिताने में बहुत मददगार होते हैं। तो इसलिए दारा सिंह चौहान का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि उस जाति में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। पश्चिम में आप आइए, पश्चिम में ब्राह्मण वोटरों पर पकड़ रखने के लिए आपने सुनील शर्मा को मंत्री बना रहे हैं। मंत्री बनने से पहले राजभर ने ऐलान किया है, पूर्वांचल में बीजेपी की ताकत बढ़ने जा रही है, हारी हुई सीटों पर एनडीए जीतेगी। ऐलान से पहले राजभर का घर भी सज गया है पूरी तरीके से। एसबी-एसपी के अध्यक्ष हैं ओपी राजभर और उनका ये बयान, मंत्री बनाए जाने से पहले पूर्वांचल में बीजेपी की ताकत बढ़ेगी और जो सीटें हारी उन पर एनडीए जीतने जा रही है। सुन लीजिए पहले क्या कह रहे हैं ओपी राजभर। देखिए, वो तो 18 जुलाई 2023 को ही ये तय हो गया कि पूर्वांचल में जो सीटें बीजेपी हारी थी, उसी दिन तय हो गया कि वो हम जीत जाएंगे। दूसरी बात ये तय हो गया कि सभी लोग जानते हैं कि पूर्वांचल की 28 लोकसभा सीटें और उत्तर प्रदेश के पश्चिम मध्यांचल से लेकर पश्चिमांचल तक, चाहे वो अलीगढ़ का इलाका हो, चाहे सहारनपुर मंडल का हो, चाहे आगरा मंडल हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे बरेली हो, उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में हमने ये कुव्वत पैदा की है कि पूर्वांचल में अगर हम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वोट दिलाने की हैसियत है लोकसभा में, तो पश्चिम में भी हम 10,000, 20,000, 25,000, 15,000 वोट दिलाने की हैसियत पैदा कर लिए हैं। तो ओपी राजभर को आपने सुना, जो कह रहे हैं कि जो हारी हुई सीटें थी वो भी जीतने जा रही है और एनडीए मजबूती के साथ नजर आएगा सामने। लेकिन राजभर क्यों जरूरी हैं, क्यों आखिर उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है, जरा आपको यहां पर ये समझाते हैं कहां पर असर है। देखिए, यूपी में राजभर करीब 4% है, पूर्वांचल में पकड़ 18 जिले ऐसे हैं जिनमें पूर्वांचल में सीधे तौर पर पकड़ है। लोकसभा में क्या असर होगा? 16 सीटें ऐसी हैं जिस पर सीधे सीधे असर है ओपी राजभर का। और यहां पे वाराणसी, जौनपुर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, ये तमाम वो इलाके हैं, वो जिले हैं, वो सीट्स हैं जिन पर असर है और इसीलिए ओपी राजभर जरूरी हो जाते हैं। ओपी राजभर जो ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि अब एनडीए मजबूत होगा, रुकेगा नहीं। सीधे संजय का रुख कर लेते। संजय, आपने बात भी की, काफी कॉन्फिडेंस उनका दिखाई दे रहा था मंत्री बनने से पहले, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हारी हुई सीटें भी एनडीए जीतने जा रही है। निश्चित रूप से राजभर बहुत कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि उनको ये भरोसा है कि जो 4% वोट पूरे उत्तर प्रदेश में राजभर जाति का है, वो उनके साथ इंटैक्ट है। और अब चूंकि वो सरकार में मंत्री होने जा रहे हैं, पावर में आने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये 4% वोट तो बीजेपी, एनडीए और उनके खाते में आएगा ही आएगा। पिछड़ी जातियों का एक बड़ा जो तबका है, एक बड़ा वोट बैंक है, जिनकी बात, जिन जातियों के नाम वो अपने इंटरव्यूज़ में, अपने भाषणों में लेते रहे हैं, उन जातियों का वोट भी एनडीए के साथ जाएगा। इसका लाभ न केवल राजभर को मिलेगा बल्कि एनडीए को मिलेगा। और ये बात एनडीए के नेता, उत्तर प्रदेश के भाजपा सरकार के नेता अच्छी तरह समझते हैं और इसी नाते राजभर को एनडीए में दोबारा शामिल कराया गया था। 2017 के बाद भी राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने थे, लेकिन कुछ नाराजगी की वजह से वो मंत्री पद छोड़ गए थे। उसके बाद उन्होंने कई बयानबाजी की, सरकार विरोधी बातें की। 2022 का इलेक्शन भी उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ में लड़ा, चुनाव भी जीते, उनके साथ मिलाकर के कुल 6 सदस्य भी चुनाव जीते। लेकिन उसके बाद उनको लगा कि नहीं,
यदि पावर में नहीं होंगे तो फिर ना तो अपनी जात जिसका वो नाम लेते हैं राजभर है। उनका और ना ही अपने साथ जुड़े लोगों का कोई भला वो करने की स्थिति में बिल्कुल। रहेंगे। तो ऐसे में उन्होंने पाला बदला और अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं और बीजेपी उनका सम्मान करते हुए आज ठीक है। उन्हें मंत्री पद ठीक है भी दे रही संजय। है। जी, आपसे आगे भी मैं बात करूंगी, आप रहिएगा हमारे साथ। लेकिन जिस तरीके से चेहरों को शामिल किया जा रहा है, ये विस्तार 400 पार कैसे इससे संभव होगा? इसी बीच देखिए, आरएलडी के अनिल कुमार बन सकते हैं मंत्री। योगी कैबिनेट में अनिल कुमार को भी जगह मिल सकती है, सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। और अनिल कुमार का कहना है कि 40 साल बाद समाज को मौका मिला है, दलित समाज के लिए महत्वपूर्ण पल है ये। आरएलडी मजबूती के साथ एनडीए में काम करेगी। मेरे लिए नहीं, उस समाज के लिए जिस समाज से मैं आता हूँ, मैं दलित समाज से आता हूँ, और उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है। और ये ऐसा काम होने जा रहा है जो मतलब कभी नहीं हुआ। अगर हम अपने जनपद की बात करें तो हमारे जनपद में हमारे अपने समाज के कम से कम 40 साल बाद कभी ये मौका मिलने जा रहा है, ये बड़ी बात है। तो मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा सीट से आरएलडी के विधायक जिनका दावा आपने सुन लिया, लेकिन अब ये जान लेते हैं कि दलित समाज किस चुनाव में किसके साथ खड़ा दिखाई दिया है, किसके साथ रहा है। इस बड़ी स्क्रीन के जरिए आप ये समझिएगा। कांग्रेस के साथ 2014 लोकसभा में 19% और 2019 लोकसभा चुनाव में 20%। इसके साथ ही बीजेपी में 24% 2014 के चुनावों में, और 2019 में यह बढ़कर 34% हो गया था। फिर बीएसपी के साथ 14% 2014 में, 19 में ये 11% हो गया था, यानी कि घट गया था। अब यहां पर अन्य की बात करें तो 43% 2014 लोकसभा चुनावों की तस्वीर है, और 2019 में ये 35% हो गया था। ये आपको बताता है कि आखिर ये समाज, दलित समाज, किस किस के साथ कब कब रहा है। अब यूपी में विस्तार तो देश में 400 पार कैसे? बड़ा सवाल फिलहाल आप इसे समझिए। यूपी में दलित 20.7% हैं। इसके अलावा कुल जनसंख्या में, यानी कि 20 करोड़ में 4 करोड़ 13 लाख का इनका आंकड़ा है। लोकसभा में इसका असर 42 लोकसभा सीटों पर इसका सीधा असर होगा। इसके साथ ही यूपी के 10 जिलों में 25 से 30% आबादी है। सिर्फ 10 जिलों की बात कर रहे हैं यहां पर। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में 30 से 40% आबादी है। तो इसीलिए यह समाज महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे साधने की कोशिश है। यूपी के 9,951 गांव में 50% से ज्यादा आबादी रहती है। यूपी के यहां 17,429 गांव में 40% से ज्यादा आबादी इनकी है। फिर 80 लोकसभा सीटों में 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इसके अलावा 2014 में बीजेपी ने सभी 17 सीटें जो हैं वो जीती थी। 2019 का जो आंकड़ा है वो 14 पर बीजेपी, 1 अपना दल एस और 2 बीएसपी ने हासिल की थी। तो इसीलिए यह जरूरी है और यही समीकरण साधने की पूरी कोशिश है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार अब से थोड़ी देर बाद होने जा रहा है, और जिसके जरिए देश में क्या 400 पार का जो वो टारगेट है बीजेपी का, वो पूरा हो पाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं नीरज, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले, ब्रेक से पहले हमने अपने दर्शकों को वो आंकड़े दिखाए जो बताते हैं कि दलित समाज को साधना कितना जरूरी है। लेकिन क्या ये कैलकुलेशन, ये जो पूरा गणित लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ये कारगर होगा? देखिए, अगर राजनीति जब से आप शुरू हुई, पॉलिटिकल राजनीति और चुनावी राजनीति, अगर आप देखें दलित और पिछड़ा जिसके साथ जाते हैं, कमोबेश चुनाव में जीत उनको मिलती है। मायावती के साथ जब दलित रहा तो मायावती की इतनी सीटें आती रही हैं। मुलायम सिंह की पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथ रही तो बहुत सारी सीटें। पिछले 3-4 चुनावों में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ग में अपनी पैठ और मजबूत की है। निश्चित रूप में पश्चिम में अनिल कुमार को मंत्री बनाया जा रहा है, तो इसके पीछे भी स्ट्रेटजी है, क्योंकि पश्चिम की करीब करीब जो 30 से 35 लोकसभा की सीटें हैं उनमें दलितों की बहुत बड़ी संख्या है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज देना चाहती, भले वो आरएलडी के खाते से अनिल कुमार को मंत्री बना रही है, लेकिन एक मैसेज देना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों को लेकर कितना सेंसिटिव है। बिल्कुल यही मैसेज कि किसी भी समाज को पीछे नहीं छोड़ना चाहती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो वो नारा है वही बुलंद करने की कोशिश बीजेपी की